जाट और नॉन जाट या 35-36 की जो बातें करते हैं, अब वो इस चुनाव में आएंगी बातें आगे या कैसे जी? देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए, यहाँ पर आए हैं। क्या इसको सरपंच को पूछ करके सारी पार्टियों के लोग इस गांव में आते हैं? फिर तो इससे पूछ करके ही लोग रिश्तेदारी में आएंगे, इससे पूछ करके थी। बाकी तो सारी गाड़ियों का जो है सड़क की तरफ उनका डायरेक्शन थी, वो तो निकल गई, और एक गाड़ी मोटरसाइकिल बीच में फंसा करके उसको रोक लिया तब रास्ता रोकना किसको कहते हैं, हाथ जोड़ना किसको कहते हैं? आप तमाचा भी मारें और अगले को रोने भी ना दें, तो ये बात कहां तक बर्दाश्त कोई करेगा? हेलो दोस्तों, मैं मंजीत जीत न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम बड़ौदा उपचुनाव के हर गांव के अंदर घूम घूम करके वहां का जो सर्वे है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे ही बड़ौदा उपचुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एलएसपी के नेता राजकुमार सैनी जी जुड़े हैं और आज हम उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में। तो स्वागत है सर आपका जी। नमस्कार। हाँ जी, तो आप बताएं जी, बड़ौदा उपचुनाव की हलचल के बारे में आप अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं जी उस चुनाव में जी? देखिए, हम कोई राजनीति करने के लिए बड़ौदा में नहीं गए। जिस प्रकार का दबाव वहाँ के दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों के ऊपर है, उनमें शिक्षा के अभाव, उनमें अपने भावों का अभाव, उनमें अपनी बात कहने की हिम्मत और शिक्षा और उनका रोजगार, ये देख करके हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर तो आज भी, आज से 50 साल पहले वाली हालात हैं। पूरे क्षेत्र के अंदर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देवीलाल, बड़े बड़े नेता इस के क्षेत्र ने दिए हैं, यहाँ से चुनाव लड़े हैं, लेकिन इसके अंदर लोगों को, कमज़ोर तबके को पढ़ने लिखने में लोगों की क्या कमजोरी रही कि ना तो मौके के ऊपर कोई कॉलेज है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना ही कोई किसी प्रकार का इस क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा कारोबारी कोई इंडस्ट्रियल सेटअप है। बस बदकिस्मती है कि उन लोगों को दिहाड़ीदार बना करके गुलाम बनाया गया। जो लोग लगभग 75% ऐसे हैं जो अपनी बात कहने में भी संकोच करते हैं, और इसका जीता जागता परिणाम हमने मिर्जापुर खेड़ी में देखा, जहां लोग सैकड़ों लोग हमारे साथ बैठे हुए थे, और जब दादागिरी करने वाले दबंगाई लोग नारेबाजी करने लगे राजकुमार के खिलाफ, और ऐसा ही एक सीन आपने 2 बार जागसी गांव का देखा कि जहां पर लोग गांव में घुसने के बाद गांव की जहां टाइट गली थी वहां पर जाकर के लोगों ने बुग्गी लगाई, बीच में ट्रैक्टर लगाया, कार लगाई, और रोड को, सड़क को, उसको गली को जाम करके उन लोगों को धमकाया जो लोग हरी उसमें ऐसी चौपाल में जो प्रोग्राम करने जा रहे थे, और वहाँ पर ताला जड़ करके उनको वहाँ से लताड़ा। और उसके बाद जो है, जब वो सारे के सारे उसी जगह पर आ गए जहाँ पर गली पे जाम कर रखा था, तो मैंने उन लोगों के भाव देखे कि उनके ऊपर सीधी सीधी प्रक्रिया में देख रहा था कि उसके सामने वो मूक दर्शक बने रहे जिन लोगों के दबाव में हमेशा उन लोगों को रहना पड़ रहा है। और बार बार एक ही दुहाई दी जा रही थी, हमारा भाईचारा आप खराब ना करें। अगर इन लोगों के हितों के साथ यही खिलवाड़ होना और भाईचारा बना के रखना, इन लोगों को गुलाम बना के रखना, तब तो ऐसे भाईचारे को हम समझेंगे कि ये सिर्फ चारा बना करके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और अब हम ऐसा होने नहीं देंगे कि। हाँ जी, तो आपने जागसी गांव की बात की, तो वो वहाँ का सरपंच बोल रहा है कि उन्होंने कई चैनलों पे इंटरव्यू दिया कि हमने हाथ जोड़ करके सिर्फ बेनती की है। तो अगर उसने हाथ जोड़े हैं तो बुग्गी हटा करके, अपनी कार हटा करके, जो गली के बीच में सरपंच साहब ने लगा रखी थी, तो वो गाड़ी जो है ना आप हटा करके पहले रास्ता खोलते, फिर हमें जाने के लिए वहां पर, क्योंकि अब गाड़ी आपने गली के बीच में खड़ी कर रखी है, तब रास्ता रोकना किसको कहते हैं, हाथ जोड़ना किसको कहते हैं? आप तमाचा भी मारें और अगले को रोने भी ना दें, तो ये बात कहां तक बर्दाश्त कोई करेगा? आप जो है ना गांव के माहौल का वास्ता देते हैं खराब होने का, लेकिन आप उन लोगों को किस प्रकार से वहां प्रताड़ित करके
चौपाल के ऊपर ताला लगवा करके, और आप वहां से उनको एक वीडियो इसी सरपंच की जारी हुई है, जो वो दलितों को जो दवाई लेकर के अपने घर जा रहे हैं उनको पीट रहा है डंडे से, और डंडे से पीटता हुआ कह रहा है, वो गालियां दे रहा है उनको, और फिर कहता है कि मैं दबंगाई और दादागिरी नहीं करी, ये काम तो मेरे साथ भी 50 आदमी उस वक्त थे, ये काम तो मैं भी कर सकता था। लेकिन हमें पता है कि गुंडागर्दी करने वालों जैसी हमारी फितरत नहीं है। जिन लोगों की फितरत है वो तो ये करते रहेंगे, और हमें भी लगता है कि ये करते रहें ताकि लोगों की आंख खुले। उस घटना से जी 2-3 दिन पहले वो उसके बारे में जी, वो चलो वो तो वीडियो काफी वायरल हुई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस दिन हम जागसी गांव में धानक चौपाल में गए थे, उस दिन पूरा लेक्चर हमने देने के बाद पाखंड के ऊपर और भेदभाव के ऊपर जब हमने लेक्चर दिया, तो एक लड़का उठ कर के बीच में कहने लगा कि ये गोलदारा है, इसमें एक लकीर सेंटर में है, ऊपर जो है ये अपर वर्ग है, लोअर साइड में लोअर वर्ग है। बाबा साहब ने ये लकीर निकाल दी थी। किसकी लकीर मिटाने से लकीर मिटी? तुम रोटी बेटी का रिश्ता कहां आपने किया? आपने कितने लोगों को नौकरी दी? इस दलित समाज के और पिछड़े समाज के अगर 52 हिस्से में से बैकवर्ड क्लास को सिर्फ 12 ही नौकरियां मिली, और जब दलित समाज की बहन बेटियों के ऊपर हर रोज जो जिस प्रकार के बलात्कार और अपहरण होते हैं, आप कहां तक इस बात के लकीर मिटा करके बाबा साहब के अनुयायी बन करके आप दिखाना चाहते हैं? तो सिर्फ वोटों का खेल है। और जब हम वहां से भाषण दे करके निकले, हमारे साथ 5 गाड़ियां थी, बाकी तो सारी गाड़ियों का जो है सड़क की तरफ उनका डायरेक्शन थी, वो तो निकल गई, और एक गाड़ी मोटरसाइकिल बीच में फंसा करके उसको रोक लिया, उन बच्चों के साथ मारपीट की, शीशा तोड़ा गाड़ी का। ये कहाँ की बेहुदगी है? तो इतने में गांव के कुछ लोगों ने उन बच्चों को वहां छुड़वाया, और फिर कह रहे हम दादागिरी नहीं करते। और मुझे लगता है कि शायद इस गांव का सरपंच, 2 सरपंच, पंचायतें 2 हैं, दोनों के 2 मौके पर हाजिर थे, मेरे को ऐसा लोगों ने बताया है, कि जो लोग ये भी नहीं जानते कि प्रजातांत्रिक ढंग से हर किसी को अपनी बात कहने का, आपको कोई सवाल करना है, आप सभा में बैठ करके सवाल करें जनता के सामने, आप किसी को अपनी बात ही ना कहने दें। ये कौन सा आपकी तानाशाही या आपकी जागीर में लोग बसे हुए हैं? आपके बाप का ये गांव नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रजातंत्र में सबके संवैधानिक अधिकार एक हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी सरकारों के खिलाफ भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आप तो गांव के सिर्फ सरपंच हैं, आपने किसको खरीद लिया? कौन आपका गुलाम है? ये सरपंच साहब वक्त आने पर बताएं, और जब कोई वक्त आया तो हम ये भी सिखाएंगे आपको कि आप लोग जो है ना, अब तक इन लोगों की से गुलामी कराते रहे, अब वो वक्त निकल चुका है, आप सुधर जाएं। जैसे जी वो बोल रहे हैं कि आपको हमारे से पूछ करके आना चाहिए था, बताना चाहिए था हमारे को कि हम यहाँ पर आए हैं। क्या इसको सरपंच को पूछ करके सारी पार्टियों के लोग इस गांव में आते हैं? फिर तो इससे पूछ करके ही लोग रिश्तेदारी में आएंगे, इससे पूछ करके ही लोग अपने समाज के लोगों को मिलेंगे, और ये फिर मिलने दे या ना मिलने दे वो इसकी मर्जी है। ये गांव का ठेकेदार है क्या भाई, जो है ना, जो इसी से पूछ करके सारे प्रोग्राम, आप प्रोग्राम होने कहां दे रहे हैं? आपने जब पहले नहीं होने दिया तो दोबारा आप प्रोग्राम कहां होने दिया? आपने तो जो है ना उन लोगों को हमारे आने से पहले ही प्रताड़ित कर दिया और वहां से भगा दिया। तो ठीक है जी। और दूसरे जैसे इसमें प्रशासन को की मदद कितनी की लगी आपको? प्रशासन कितना काम? मैं कहा कि देखिए, वहां पर पीसीआर खड़ी थी, उसमें 2-3 सिपाही भी थे, और हमारे साथ भी सिक्योरिटी गार्ड था। अगर प्रशासन की पीसीआर को ये मालूम हो कि संविधान क्या कहता है, संविधान अगर तो कोई किसी का रास्ता रोकता है तो इस गुंडागर्दी के खिलाफ उसके तुरंत खिलाफ उसको एक्शन लेकर के उसको गाड़ी में डाल करके उसे थाने में बंद करना चाहिए था। लेकिन प्रशासन तो मूक दर्शक बना रहा, और प्रशासन में तो ज़्यादातर वही लोग हैं जिन लोगों की दादागिरी है, और प्रशासन में जो है ना उनकी भी हिम्मत नहीं है कि अगर कोई इक्का दुक्का कोई दलित पिछड़े में से लग भी रहा होगा तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब अपने ड्यूटी से किनारा कर जाता है कि भाई मैं क्यों पंगा लूं। ठीक है जी। ये 2 गांव की बात, एक गांव की आपने पहले बताई, तो इसके अलावा और भी जो गांव है हल्के के अंदर, तो वहां पर क्या स्थिति है जी? मैं बुटाना गांव में गया था तो 3-4 लड़के शराब पी के मोटरसाइकिल, जब भाषण चल रहा था तो बाहर से पंगा करने के एंगल से लोग आए। लोगों ने मेरे को आगे बताया कि जी यहाँ कुछ लोग पंगा करने के लिए बाहर आ चुके हैं और आप भाषण जल्दी से क्लोज करो।
तो मैंने कहा कि आने दो एक बार, यहाँ गांव के और लोग भी बैठे हैं, आएंगे तो कुछ बात करेंगे, तो जो सुनेंगे तो सुनेंगे, नहीं सुनेंगे अगर पंगा करेंगे तो देखेंगे। तो मैंने तो पूरी बात की कि बुटाना गांव के अंदर भी इसी प्रकार से ऐसी चौपाल के बाहर पर कुछ लड़कों ने हुड़दंग मचाई, और ऐसे बहुत सारे गांवों में। मैंने एक भरद्वाज की भी एक परसों चौथ सीडी देखी है कि भाई कसर छोड़ गए, कसर छोड़ गए, अगर इसका 4 लठ पाड़ देते तो जीसा आ जाता। मैं कहा इसके कलेजे में ठंड पड़ जाती कि ये दलित पिछड़े का जो की जुबान है कि हमने बंद कर दी। अरे यह पीड़ा जो है ना इस समाज के अंदर सदियों से दबी पड़ी है, अगर आप उसे बोलने भी देना नहीं चाहते तो कौन से भाईचारे की बात कर रहे हैं आप। इस पाखंड से और इस भेदभाव से हम परिचित हो चुके हैं। और बाबा साहब ने भी कहा था 21वीं सदी में वो लोग भी अपनी बात कहने की हिम्मत जुटाएंगे जिन लोगों को अभी तक दबा के रखा। ये इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं, तो उनके साथ भी होती हैं या आपके ही साथ होती हैं, या और क्यों होती हैं? देखिए, जो सारे राजनीतिक दल हैं वो उच्च वर्ग के राजनेताओं के हैं, और हमारे भी SC-BC के जो लोग हैं अपनी टिकटों की भूख में उन्हीं की वाणी बोलते हैं। इस समाज के लिए, इस समाज की हिस्सेदारी के लिए, इस समाज के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ उनमें इसलिए दम नहीं क्योंकि उन्होंने आगे भी टिकटें उन्हीं नेताओं से लेनी है, चाहे वो हुड्डा से लें, चाहे वो चौटाला से लें, चाहे वो धनखड़ से लें, चाहे वो खट्टर साहब से लें, उनको तो टिकटें वहां से लेनी है। इसलिए वो लोग उनकी वाणी में बोलेंगे तो फिर क्यों विरोध होगा। जो उस भेदभाव और शोषण के खिलाफ बोलेगा उसे दबाने का प्रयास होता है। तो जो लोग कहते हैं कि आप जाट और नॉन जाट या 35-36 की जो बातें करते हैं, अब वो इस चुनाव में आएंगी बातें आगे या कैसे जी? देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि रोता वही है जिसका हिस्सा लुटता है, जिसके साथ शोषण होता है। रोने भी ना दें और हिस्सा भी सारा खा जाएं। एक वक्त तो ऐसा आ जाता है जब सामने वार नहीं होते, फिर लोग छुप करके वार करते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी, आपने अपनी आवाज़ बड़े अच्छे तरीके से हमें हमारे सवालों के जवाब दिए जी। तो कैसी लगी है वीडियो आपको, और इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।